इस मुल्क में इजीली मूव कर सकते हैं, कोई इतने मसले की बात नहीं है। अदालत ने इस फैसले पर जो है वो हुक्म इम्तना जारी किया है। हाँ, अच्छा, ट्रंप के हवाले से आपने बात की तो यहाँ पर भी एक्सप्रेस में भी मेन लीड है ट्रंप के हवाले से, और ट्रंप के हवाले से कल इमरान खान ने बड़ा जबरदस्त बयान दिया है। जब वो जलसा कर रहे थे तो उन्होंने उसमें कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तानियों के वीजे भी बंद कर दे, तो फिर हम अपने मुल्क में जो है उसी तरीके से तरक्की करेंगे। और ट्रंप के वीजे की जहाँ तक बात है तो वो 7 ममालिक के उन्होंने वीजे बंद कर दिए हैं, जिसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी। खबर है कि ईरान से एक स्टूडेंट जो है वो छुट्टियों पर आई हुई थी अमेरिका से ईरान, तो उनको वापस जाना था क्योंकि अब उनकी वेकेशन खत्म हो रही थी, तो उनका वीजा कैंसिल कर दिया गया। तो उनको बड़ी तशवीश का इजहार किया है कि ये क्या हो रहा है, मतलब एक स्टूडेंट है वो वहाँ पे पढ़ रही है, तो अल्लाह ही मालिक है। और उसके अलावा जो है एक मस्जिद है वहाँ पर भी आग लगाई गई है टेक्सास में, और दिस इज समथिंग रियली वेरी स्ट्रेंज। मतलब ऐसा लग रहा है कि सूरत हाल कुछ पेचीदा हो जाएगी, खासकर मुसलमानों के लिए। गो के ग्रीन कार्ड होल्डर्स और दूसरे लोगों को आसानी है वहाँ पे जो कि लॉ के तहत रह रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने जो है वो अब अपना जो उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में जो कुछ कहा है उसका असर अब हम देख सकते हैं। लेकिन अब अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को एक पैगाम भी आ चुका है, जो कि जंग की एक मेन लीड भी है कि धमातुल दावा के खिलाफ कार्रवाई करें या पाबंदियों के लिए तैयार हो जाएं। अमेरिका ने साफ और दो टोक अल्फाज में जो है वो ये बयान दिया है। वजीर खारजा का जो अमरीकी नायब वजीर खारजा, उन्होंने पाकिस्तानी सफीर से मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने इंतबाह भी किया है कि एडवाइस पर अगर अमल ना किया तो हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। जिसके बाद आप जैसे कि बता रही हैं कि इमरान खान ने कहा है कि हम अमरीकों के भी जो वीजे हैं वो बिल्कुल बंद कर देंगे अगर हमारा मुल्क इतनी तरक्की कर गया, जैसे कि ईरान में हुआ है। ईरानियों ने भी कहा है कि अगर हमें बैन किया है तो हम आपको भी जो है वो अपने मुल्क में दाखिल नहीं होने देंगे। इसी तरह के पैगामात जो है वो अब सामने आ रहे हैं, जिसमें अच्छा, इमरान खान के जलसे की बात हो रही है तो उसकी मेन लीड भी यहाँ पर लगी हुई है। और इमरान खान के जलसे में कल इमरान खान जो है खूब गरजे हैं, खूब बरसे, हमेशा की तरह एक पार्ट शो किया है, बल्कि कल 2 पार्ट शो हमने देखने में मिले। एक मुस्तफा कमाल का भी था, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इमरान खान ने मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनको भी आड़े हाथों लिया है, ट्रंप को भी आड़े हाथों लिया है और हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया है। और पनामा केस में अभी जो इन अखबारात में और जो दूसरी अखबारात में लीड है उनमें भी पनामा केस में यही है कि मरियम नवाज शरीफ बेनिफिशरी नहीं हुई है। अब जो पेशरफ्त हुई है उसमें यह है कि बेनिफिशरी तो नहीं थी लेकिन अब दस्तखत करने की मजाज थी, तो ये एक और रुख आ गया है। तो ये पनामा केस में आजकल चल रहा है। और अगर आप मेन लीड कोई शेयर करना चाहें तो। अच्छा, अभी आपने बात की है 2 बड़े अहम जलसों की, तो उसमें एक था जनाब जो मुस्तफा कमाल है उनका जलसा, और उन्होंने कहा है कि जब भी अल्ताफ हुसैन का नाम आएगा आइंदा नस्लों को सर झुकाना पड़ेगा। आपको बताएं कि मुस्तफा कमाल ने कल 7 जो अहम करारदादें हैं वो सामने रखी और उनका कहना है कि अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात मान लिए तो ठीक, नहीं तो 30 दिन के बाद हम अपना लाहेअमल बताएंगे। और अब हम देख रहे हैं कि हर सियासी जमात कोई ना कोई मुतालबात लेकर आती है और उसके बाद हुकूमत को ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। साथ साथ मुस्तफा कमाल ने ये भी कहा कि कराची के अवाम के लिए बड़ी दिली हमदर्दी का इजहार किया। और उन्होंने कहा कि ये जो कराची के अवाम है, सीपैक का नारा लोग लगाते हैं, कराची के अवाम जो है इसे 100 सीपैक खा जाए अगर इनको जो है साफ पानी और अच्छी तालीम मुहैया की जाए। इन लोगों को जहनी तौर पर जो है वो माजूर किया जा रहा है। और कल उन्होंने बिल्कुल दबंग अंदाज में जो है वो एंट्री मारी है और उन्होंने कहा कि सब लोग देख लेंगे कराची की अवाम का वोट बैंक किसके साथ है। जिसके बाद जो है बड़े तज्जियाकार बैठे, जिसके बाद जो है अपोजिशन जमातों की जानिब से, खासकर पीटीआई की जानिब से निशाना बनाया गया तनकीद का। और उसमें फैसल वाउडा ने जो है खास तौर पर ये कहा कि अभी तो जो कुछ हो रहा है लेकिन ये बाद में जो है एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी ये एक हो जाए। जानिब से भी बयान आए हैं और फारूक सत्तार ने कहा है कि जनाब तंगलियों के अंदर आप जलसा करके समझते हैं कि कराची का मैंडेट आपके पास है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बात लोग भी जानते हैं कि मैंडेट किसके पास है। बिल्कुल। और वो आपने देखा होगा कि वो क्रिकेट भी खेल रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने कौमी क्रिकेट टीम की जो सिलेक्शन पॉलिसी है उसको भी तनकीद का निशाना बनाया कि कराची के लोगों को जो है वो चोट भी लग जाए, वो प्रूव भी करते हैं तब भी वो सिलेक्ट नहीं होते। खैर, ये तमाम खबरें आज के अखबारात में शामिल हैं जो मैंने और अनम ने आपको बताई। और एक और खबर है वो शहरी आबादी के हवाले से, मरदमशुमारी के हवाले से, जिस पे फारूक सत्तार ने कहा कि अगर इंसाफ के साथ काउंटिंग नहीं की गई तो फिर हम इस मरदमशुमारी को नहीं मानेंगे। मतलब उन्होंने कहा है कि सिंध में महाजरों का मैंडेट चुराने की कोई कोशिश ना करें। तो ये तमाम खबर जो है जनाब इस अखबारात में लगी हुई है। और अगर मैं बात कर लेती हूँ बिजनेस रिकॉर्डर की, तो बिजनेस रिकॉर्डर में जो है कल कोलू में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी अहम कार्रवाई की है और इसकी पिक्चर जो है बिजनेस रिकॉर्डर में यहाँ पर इन्होंने शेयर की हुई है। और यह है सिक्योरिटी पर्सनल रिकवर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेपन्स एंड एक्सप्लोसिव फ्रॉम हाइडेटियस। काफी जो बम और इस तरह का जो मवाद है वो कल यहाँ से बरामद किया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमेशा की तरह बड़ी कामयाब कार्रवाई की है, जिसका लीड जो है तस्वीर जो है बिजनेस रिकॉर्डर में भी लगी हुई है। और अगर मैं थोड़ी सी बात करूं रुपीस के बारे में तो स्लाइटली फॉल आया है, इसके बारे में भी यहाँ पर खबर है। जबकि एक और बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग खबर है गवादर से रिलेटेड है, यह है कि गवादर न्यू एयरपोर्ट टू
बिकम ऑपरेशनल बाय जून 2019 और ऐसा कहते हैं डीजी गवादर। तो डेवलपमेंट हो रही है, सीपैक के सम्राट हम देख रहे हैं और नया एयरपोर्ट जो है गवादर पे 2019 में ऑन हो जाएगा एंड दिस इज द बिग थिंग। तो ये तमाम जो है वो बिजनेस रिकॉर्डर में यहाँ पर मेन लीड्स लगी हुई। अच्छा, अभी आप बात कर रही थी एक तो मर्दमशुमारी की, तो उस हवाले से आपको थोड़ा सा ये भी बता दें कि मर्दमशुमारी के लिए इस वक्त बलूचिस्तान के बारे में कहा जा रहा है और नेशनल पार्टी के जो सरबराह है उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान में हालात मौजूद नहीं है, तो इसको आगे कर दिया जाए, मर्दमशुमारी अभी ना की जाए। जबकि हम देख रहे थे कि एक तरफ हुकूमत पर बड़ा प्रेशर बिल्ड किया गया था कि अब मर्दमशुमारी होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी खबर भी काफी थे ना बलूचिस्तान में उनके कि फौज पाकिस्तान भी साथ साथ होगी, ये सारा कुछ। अच्छा, डॉन की भी मेन लीड आपको बता दें कि यूएस जजेस ब्लॉक डिपोर्टेशन ऑफ मुस्लिम्स, और वही खबर जो हम आपको बता रहे थे कि अदालत का फैसला सामने आ चुका है कि जनाब जिन लोगों के पास ग्रीन कार्ड्स हैं और जो क्या नाम है यहाँ पर आना चाहते हैं उनको इस तरह से हम बैन नहीं कर सकते। तो ये जो थी वो आज अहम और मेन खबरें थी डॉन में और बाकी पेपर्स में। चलिए जी, मुख्तलिफ शहरों का रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, जहाँ पर मौजूद है नासिर काज़मी। नासिर काज़मी, सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में शरीफ खानदान की हुदैबा मुलजिम के साबका मुकदमे और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक इसहाक डार के मसरूक एतराफी बयान का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आपसे। बताइए क्या पेशरफ्त हुई है इस केस में? अनम और सबा, मैं बार बार स्टूडियो कह रहा हूँ कि मैं आपकी आवाज में नहीं सुन पा रहा। खैर, ओहो, कोई बात नहीं। क्या क्वेश्चन किया है? जी, पनामा के हवाले से हमने क्वेश्चन किया है। आज इस्लामाबाद में जो एक्टिविटी है, ऑब्वियसली पनामा केस के हवाले से आज हियरिंग है और यकीनी तौर पर जब भी पनामा केस की हियरिंग होती है तो खासा गर्मा गर्म माहौल हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखते हैं। रिमार्क्स आते हैं जजेस के और फिर जो दोनों पार्टियों के रहनुमा हैं, जो हुकूमती पार्टी है उनके भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी रहनुमा आकर बाहर अपनी अपनी जो गुजारिशात हैं वो पेश करते हैं। आज पनामा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो गहमा गहमी और गर्मा गर्मी के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं कि जो जुम्मे के रोज़ इजलास हुआ था उसमें इजलास जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सका। जुमेरात को ईवान के अंदर जो मार्शल आर्ट का मुजाहरा किया गया दोनों जमातों की जानिब से, जो अरकान असम्बली थे वो आपस में उलझते रहे और उसके बाद जुम्मे को इजलास जब 10:30 बजे तलब किया गया तो वो इजलास कंटिन्यू नहीं हो सका क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास था जिसमें कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो तय किए जाने थे। स्पीकर उस इजलास की सदारत कर रहे थे, लेकिन चूँकि अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से और जो हुकूमती अरकान थे वो अपनी गलती मानने को लिए किसी भी तरह तैयार नहीं थे, जिसके बायस बेनतीजा ये इजलास ख़त्म हुआ। तो आज कौमी असम्बली का इजलास फिर शाम 4 बजे तलब किया गया है और उस इजलास से पहले दोबारा ठीक है, कौमी असम्बली का इजलास फिर शाम 4 बजे तलब किया गया है। देखते हैं इसमें क्या पेशरफ्त होती है। इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे नासिर काज़मी। आई गेस उनको हमारी आवाज नहीं जा रही थी, लेकिन खैर उन्होंने फिर भी बहुत अच्छी तफसीलात बता दी। चलें आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं लाहौर का, जहां पर आज न्यूज की नुमाइंदा हुमा भट्ट मौजूद है। लाहौर में मौसम के हवाले से तो हम डेली जानते हैं, आज आपसे ये भी जान लेते हैं हुमा कि कौन कौन से काबिल जिक्र इवेंट्स होने जा रहे हैं। हुमा आप हमारे साथ हैं? क्या हो गया है भाई, आज हमारे नुमाइंदों को लगता है कि जो है ना नींद वींद आ रही है, मौसम एंजॉय कर रहे हैं। ओके जी, कराची का रुख कर लेते हैं जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे शमील अहमद। शमील, क्या अपडेट्स हैं? हाँ आ रही ये नज़र आती है कि पीएसपी ने एक बड़ा मरकजी जलसा किया तिब्बत सेंटर पे, जिसके बारे में कई इससे पहले कयास आराइयाँ की गई कि ये कामयाब हो सकता है या नहीं, लेकिन हम ये देखते हैं कि कल पीएसपी का जो एक जलसा था वो एक कामयाब जलसा नज़र आया। इससे पहले 21 तारीख को एमक्यूएम लंदन की जानिब से भी ऐलान किया गया था और इससे पहले भी 2 मरतबा वो ऐलान कर चुके हैं रैली का, लेकिन वो मनसूख की गई। इसके बाद एक तब्दीली कराची में होती हुई नज़र आ रही है कि पीएसपी ने कल जिस तरह प्रोग्राम किया है उससे ये नज़र आता है कि कराची में उनके लिए जो कहा जा रहा था कि इससे पहले कोई जगह नहीं है, लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि एक तब्दीली कराची में और पीएसपी एक बड़ा जलसा जो था उनका एक मैसेज था कराची के लिए ये कि उन्होंने इस शहर में अपने लिए जगह बना ली है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे शमील कराची से। लाहौर की जान वहाँ पर हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट मौजूद है। हुमा भट्ट, मौसम तो बहुत सुहाना है लाहौर का और आए रोज हम मौसम की बातें तो करते ही हैं। मौसम के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बसंत की तैयारियां तो कोई खास की नहीं जा रही, लेकिन लोग जो है वो स्टिल पतंगे उड़ा रहे हैं। तो अभी हिरासत भी उन्हें लिया गया है और मजीद की तफसीलात है।
जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मौसम खुशगवार है और इस मौसम में यकीनन हमेशा की तरह यहाँ पर बसंत का एक त्यौहार होता था जिसमें स्पेशली लाहौरी जो थे वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे और दूर दराज से लोग आते थे और यहाँ पर बसंत का एक जो त्यौहार था उसको सेलिब्रेट किया जाता था। लेकिन क्योंकि डोर फिरने के बहुत से वाक़यात हुए और उसके बाद से ये जो बसंत है उस पर पाबंदी आयद की गई। अभी भी हुकूमत की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं और जो तमाम एजेंसीज हैं उनको कहा गया है कि जहाँ पर भी ये तंदी वाली और दूसरी जो केमिकल वाली डोर है उसको बैन किया जाए और उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। बहुत से मुल्ज़िमान जो हैं इस वक्त गिरफ्तार भी किए जा चुके हुए हैं और इसके ऊपर इसको क्रैकडाउन जो है वो अभी तक जारी है और अभी तक जो डेट है वो फाइनलाइज नहीं की जा सकी कि किस डेट को बसंत का त्यौहार लाहौर में मनाया जाएगा और वो त्यौहार जो कि लाहौर की शान थी वो यहाँ पर होगा और उसके बाद जो बाकी लोग थे, जो बाकी पंजाब के बाकी जो इलाकों से लोग आते थे वो भी यहाँ पर आकर इसको सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ लाहौर में सिर्फ बसंत का त्यौहार ही नहीं, पंजाब असम्बली में जो सेशन है, जिस तरह के कौमी असम्बली में हंगामा राई का सिलसिला जारी रहता है, उसी तरह पंजाब असम्बली में भी वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके ऊपर लास्ट सेशन में तो इसी तरह हंगामा राई और एहतजाज का सिलसिला देखा गया था। आज पंजाब असम्बली का सेशन है और तवक्को यही की जा रही है कि वही जो अपोजिशन का किरदार है और अपोजिशन जो दिखा रही है, हर जगह पर एहतजाज का सिलसिला जारी होता है, कभी जलसे हो जाते हैं, कभी कुछ होता है, तो उसी तरह का सिलसिला जो है वो आज भी पंजाब असम्बली में देखने की तवक्को तो की जा रही है। लेकिन जो एजेंडा होता है, यकीनन एजेंडे में बहुत से ऐसे सवालात और ऐसी बहस रखी जाती है जैसे कि सेहत और तालीम के मसाइल, उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है और सिर्फ वज़ीर आला पंजाब लाहौर से अपडेट कर रही हैं। और अब देखें असेंबली में सेशंस होते हैं, पंजाब असेंबली हो, सिंध असेंबली हो, तो हम ये तवक्का कर रहे होते कि जी आज कोई हंगामा आराई ना हो जाए, आज कुछ ऐसा ना हो जाए। मतलब क्या होता जा रहा है पार्लियामेंटेरियंस को, निकलता नहीं है वहाँ पर, लेकिन हंगामे जरूर हो जाते हैं। अच्छा अनम, वो बसंत की बात कर रही थी और आप बड़ा मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल। कितनी पतंगे उड़ाई हैं आप? पतंगे उड़ाई कि नहीं उड़ाई, पर लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में एक ऐसा फेस्टिवल था बसंत जो कि लोग बड़े ज़ौक़ और शौक के साथ मनाते थे और अभी भी आप देख लें कि जैसे ही मौसम वहाँ पर करवट बदल रहा है, लोग छतों पर चढ़ चुके हैं, पतंगे उड़ाना शुरू कर दिए। लेकिन खैर उनके खिलाफ अच्छा पाबंदी है तो क्या चुपके उड़ाते होंगे कि यार चलो कोई देख तो नहीं रहा, चलो उड़ा लो, लेकिन फिर भी पकड़े जाते हैं, फिर भी पकड़े जाते हैं। ओहो, वैसे मुझे बड़ा शौक है, मैंने कभी नहीं उड़ाई। लेकिन अगर आप कभी लाहौर में बसंत की आप कभी अटेंड करते हैं तो आपको पता चलता है कि एक अलग ही कल्चर है बसंत का और बहुत ही। आप जाएंगी ना लाहौर तो फिर हम साथ ही चलेंगे छुट्टियां लेके। बिल्कुल ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं और कुछ मजीद ये स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं। और पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। फूड अथॉरिटी की टीम ने लाहौर में रायवन रोड पर वाक़े मारूफ डेयरी और घी के प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिए। फूड अथॉरिटी ने एक और कार्रवाई के दौरान रावलपिंडी में मसाला जात बनाने वाली फैक्ट्री को भी सील कर दिया। डायरेक्टर ऑपरेशंस फूड अथॉरिटी के मुताबिक फैक्ट्री में साबुन साजी के सामान से मसाले तैयार किए जा रहे थे। लाहौर में फूड अथॉरिटी बड़ी एक्टिव है और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे ही कराची में भी कोई फूड जो है वो मैनेजमेंट होनी चाहिए जो कि खानों को देखे। कराची की बात कर लेते हैं। कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 में बंगले में पार्टी के दौरान दो ग्रुपों में झगड़ा हो गया। जराये के मुताबिक पार्टी में शरीक अफराद नशे में धुत थे और मामूली बात पर होने वाली तकरार बड़े झगड़े में तब्दील हो गई। दोनों गिरोहों की जानिब से जदीद असलहे से हवाई फायरिंग भी की गई जिससे इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। IG सिंध ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट भी तलब कर ली। अम्मी अब्बू से बगैर पूछ के पार्टीज करेंगे ना तो फिर यही होगा। गिलगित में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही रस्म शाब की अदायगी और महफिलें सजना शुरू हो गई हैं। आज की स्क्रीन पर ये दिलफरेब मनाजिर आप देख सकते हैं। इस रस्म में मुकामी नौजवानों की टोलियां बुजुर्गों का रूप धारे घर घर जाती हैं और दुआएं देती हैं जिस पर उन्हें घर वालों की जानिब से तहाइफ भी दिए जाते हैं। जबरदस्त ये रस्म उस वक्त मजीद दिलचस्प और रंगीन हो जाती है जब ढोल और रिवायती रक्स की महफिल सजती है। क्या बात है, सारे रंग पाकिस्तान के हैं। और अच्छी चीज ये है कि मौसम बदलने के साथ साथ लोग घरों में नहीं बैठते बल्कि फंक्शंस करते हैं। कुछ ट्रेडिशनल रस्में हैं वो लोग अपनी करते हैं और अपने कल्चर को मजीद प्रमोट भी करते हैं। बिल्कुल कल्चर को प्रमोट करना चाहिए जैसे कि हम पाकिस्तान के टैलेंट को प्रमोट करते हैं। सर गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका रैपिड रेसिपी में।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब बात कर लेते हैं यस्टरडे टॉप स्टोरी की, जो कि डेफिनेटली है पीएसपी के हवाले से। पाक तज़म्मुन पार्टी ने कल तिब्बत सेंटर पर सियासी पार्ट शो किया है और शो में क्या क्या हुआ, कितने कारकुनान थे, आइए आपको दिखाते हैं इस पैकेज में। कराची में पाक से जमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने जलसे से खिताब करते हुए कहा, 2018 तक इंतजार नहीं कर सकते। शहर में सफाई, पानी और तालीम आज ही चाहिए। हुकूमत शहर के हालात दुरुस्त करे वरना 30 दिन बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मुस्तफा कमाल ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुक्मरान सी पैक का राग अलाप रहे हैं और यहाँ 2.5 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। इससे कबल पीएसपी रहनुमा अनीस कायम खानी ने जलसे से खिताब में कहा कि कराची वालों ने आज फैसला दे दिया, शहर का मैंडेट मुस्तफा कमाल के साथ है। जलसे में रजा हारून ने बुनियादी हुकूक, तालीम, सेहत और शहर की तामीर और तरक्की से मुतालिक करारदादें पेश की, जिन्हें मंजूर कर लिया गया। कल की बड़ी खबर क्या थी ये तो आपने जाना, और अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमिस्ट क्या लिख रहे हैं इस पर नजर डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नफीस नईम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नफीस नईम साहब? हमेशा मैं आपसे पूछती हूँ नज़ला बुखार तो नहीं है आज? जी आज आपको मुझे लग रहा है कि आपको काफी नज़ला जुकाम है और हाँ, लेकिन फिर भी एडिटोरियल क्या लिख रहे हैं? एडिटोरियल सभा जो ब्लॉगर्स जो उनकी रिकवरी हो गई है, आपका नज़ला सुन के मुझे भी कुछ अच्छा सोशल एक्टिविस्ट आपको तो ये ब्लॉगर्स लौट कर घर आए उम्मत का एडिटोरियल है। जंग ने लिखा है, एक्सप्रेस ने लिखा है, डॉन का एडिटोरियल है कि सोशल एक्टिविस्ट रिटर्न। ये सलमान हैदर साहब जो जनवरी में कुछ और मजीद ब्लॉगर्स के हमरा जो है वो यानी कि जनवरी के अंदर ये 4-5 ब्लॉगर्स जो हैं ये गायब हो गए थे, लापता हो गए थे, जिनके हवाले से बड़ी सोशल मीडिया भी एक कैंपेन शुरू हुई, कुछ एंटी कैंपेन के खिलाफ शुरू हुई, कुछ इनके हक में शुरू हुई। बहरहाल ये इनकी रिकवरी हो गई है और बनी गाला से एब्डक्शन के बाद ये ड्रामा ख़त्म हुआ। लेकिन अब ये है कि दारिया ने लिखा है कि एक तो 3 सवाल बहुत अहम पॉइंट्स उठाएं। नंबर 1 कि इनको प्रोटेक्शन दी जाए, इनके बारे में जो बातें हो गई हैं, जो इनको एंटी नेशनलिस्ट का करार दिया जा रहा है और ये किया रहा है, तो इनको सख्त तरीन सिक्योरिटी दी जाए, इनकी जान को खतरा है, एडिटोरियल ने ये कहा है। दूसरा इन्होंने कहा है कि इनकरेज किया जाए फैमिलीज को, क्योंकि अभी तक जो है ना तो जो ये लोग जिन्होंने रिकवर्ड में 4 अफराद हैं इनकी जानिब से, ना इनके ख़ानदान की जानिब से कोई बात की गई है। बताया गया है कि कहाँ गए थे, कहाँ रखा गया, किन अफराद ने इनको उठाया, कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। तो एडिटोरियल ने यह कहा है कि इनको एनकरेज किया जाए, इनसे बात की जाए और ताकि इनका मौक़िफ़ सुना जाए। खुद पार्लियामेंटेरियंस भी जो है ना आगे बढ़ें, इनका साथ दें और मालूम करें कि हुआ क्या था इनके साथ। तीसरा एक अहम, फिर उसके बाद में आप सवाल कर लीजिएगा, तीसरा सवाल ये है कि इनको इनके खिलाफ एक हाई लेवल इंक्वायरी बनाई जाए, क्योंकि अब तक जो है हम नाकाम हुए हैं इस तरह के लोगों के, यानी अब रिकवर अल्लाह अल्लाह करके वो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन फिर पता नहीं लगता कि पीछे कौन लोग थे जिन्होंने इन्हें उठाया है और इस तरह। अच्छा नफीस नईम साहब, बड़ी हैरत की बात है कि इसी माह में जनवरी में हम देख रहे थे कि 5 समाजी कारकुन इस तरह के हैं जो पता नहीं कहाँ गए और अब वो वापस आए हैं, तो इस हवाले से भी उनसे कोई तफ्तीश नहीं की गई कि वो आए हैं वापस तो कहाँ गए थे, क्या वजूहात थी, क्यों उन लोगों को एकदम से गायब कर दिया गया था। तो अभी भी हम देख रहे थे आसिम, जिनको अभी रिकवर किया गया है, वो अपने घर आए हैं, उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, और उसके बाद वो फिर वापस चले गए। तो ये कहाँ जा रहे हैं, इस हवाले से अब तक कोई तफ्तीश नहीं की जा रही है, बड़ी तशवीशनाक सी हालत है। देखिए इसमें एडिटोरियल ने अनम ये कहा है कि पुलिस को भी क्रिटिसाइज किया है कि जो पुलिस जो है वो हाथ खड़े कर लेती है कि हमें नहीं मालूम कहाँ गए, क्योंकि अब देखें ह्यूमन राइट्स जो है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये लोग तो क्लेम करते हैं और जो नेशनलिस्ट हैं कुछ है कि भाई इसमें कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज का हाथ है, लेकिन वो प्रूव नहीं है ना। अब देखें, अब इनफोर्स डिसअपीयरेंस जो है उसके लिए जो है मिसिंग पर्सनस के लिए कमीशन बन गए, कमीशन काम कर रहे हैं, कमीशन ने मुतादिद केसेस का फैसला भी सुना दिया है, मगर जो नेशनलिस्ट हैं या वो जो मुतासरा ख़ानदान है वो इन या एमनेस्टी है, ये इन जो रिपोर्ट्स हैं उनसे जो है जैसे इनको कहते हैं ना कि मुतमईन नहीं है। ये कहते हैं, जैसे कमीशन ने कहा था कि कुछ 621 बलूचिस्तान में ले लें, कुछ एक बरस पहले का फिगर था कि 631 जो है ना, सॉरी 21 अफराद जो हैं वो लापता हैं, लेकिन वहाँ के नेशनलिस्ट ने कहा कि 23,000 से ज्यादा लापता है। तो अब ये कौन इसके फैसला करेगा? अच्छा नफीस नईम साहब, आप बलूचिस्तान की अगर बात कर रहे हैं तो चले, वो तो फिर एक हिडन है ना, वो काउंटेबल नहीं है तादाद, लेकिन अभी ये जो ब्लॉगर्स वापस आए हैं, ये जो मुतासरा फैमिलीज थी, ये जब वापस नहीं आए थे तो काफ़ी एहतजाज कर रही थी, ठीक है। अब जब वापस आ गए हैं तो इन्हीं फैमिलीज की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो ये आके बताएं कि जी वो वापस आ गए, कहाँ थे या क्या हुआ, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन भी देनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत यही असल सवाल है सबा, असल में इसी की कहानी ढूंढनी है कि खामोश क्यों होती है।
एक तो रिकवरी नहीं होती। देखें जो भी कमीशन ने फैसले किए ना जिन लोगों के, वो तो या तो उनको पता लगा कि वो लोग जेलों में हैं या डेड बॉडीज मिल गई। एग्जैक्टली रिकवरी जिसे कहते हैं ना कि कमीशन ने इन्फोर्स किया, अपनी गवर्नमेंट ने अपनी इन्फोर्स की और जाकर, क्योंकि चौधरी निसार ने भी इनकी जो ऑपरेशन के बाद नफीस साहब, लेकिन अगर जान को खतरात लाहक होंगे तो ना तो फैमिलीज बोलेंगी ना वो लोग जो गिरफ्तार हुए। यही पॉइंट है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, नेक्स्ट इदारिया इस वक्त क्या है, क्योंकि टाइम जरा शॉर्ट है, बिल्कुल हमें आगे बिल्कुल बढ़ना नेक्स्ट इदारिया हम ये डोनाल्ड ट्रंप जरा डिस्कस कर लेंगे। सदर ट्रंप जिम्मेदाराना आलमी किरदार अदा करें, जंग का एडिटोरियल है। ट्रंप साहब के बारे में कहा जा रहा है कि जो खुशगुमानियां थी वो खुशफहमियों में बदल गई हैं, क्यों जो उन्होंने कहा था वो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए जो उन्होंने एक 7 ममालिक पर पाबंदी लगा दी, उसका हमने देखा कि क्या लोगों ने उसका खुमियाजा भुगता। एयरपोर्ट्स पर रोका गया और इवन जिन लोगों के पास ग्रीन कार्ड थे, एक नेशनलिस्ट था ईरानियन, उनके 85 या 83 ईयर्स ओल्ड, उनको रोका गया और वो ईरानी, उनके पास ग्रीन कार्ड था, उसके बावजूद उन्हें रोका गया। उसके बाद लेकिन हमने देखा कि जज ने ऑर्डर किया, वहाँ के अदालत ने इसका नोटिस लिया और फिर ये इसको रोक दिया गया और फिर उनको जो है ना एयरपोर्ट से उनकी अच्छा नफीस नईम साहब, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है तो वीजास की बात हो रही है, वीजास बड़े बैंड हो रहे हैं, ट्रम्प की पॉलिसी जो है वो अपना असर दिखा रही है, लेकिन एक वीजा ऐसा है, क्या उनको वीजा मिलेगा, वो शकील आफरीदी? देखिए शकील अफरीदी के लिए तो अमेरिका बहुत जोर लगा रहा है कि किसी तरीके से वो उनके पास आ जाएं। वो तो उनको वार्म वेलकम देगा, लेकिन ये कि उसके लिए पाकिस्तान ने सख्त मौक़िफ़ किया। अभी हमें वज़ीर ख्वाजा आसिफ का भी बयान आ गया था, वज़ीर इंटीरियर मिनिस्ट्री का भी आ चुका है कि शकील आफरीदी को हम अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे, वो मुजरिम है हमारा। दिस इज द मेन पॉइंट। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ नफीस नईम साहब मौजूद थे, क्योंकि हमारे पास टाइम आज बड़ा शॉर्ट था तो एडिटोरियल हमने बड़े कम डिस्कस किए, लेकिन जितने भी डिस्कस किए बड़े इंटरेस्टिंग थे। क्यों ना? बिल्कुल। और अब दुनिया भर से कुछ खबरें शामिल कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी हुकाम का कहना है कि टेक्सास में आग लगने से मस्जिद की शहादत की तहकीकात की जा रही है। लोग अपने तौर पर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश ना करें। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और बात हो रही है कुछ एडवेंचरस खवातीन की। आज हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो वैसे भी एडवेंचर के बारे में जब मैं आपको कह रही थी तो एडवेंचर मुख्तलिफ किस्म के हैं। कुछ हमारी खवातीन ऐसी हैं पाकिस्तान की जो कि समुद्रों की तहों में गई हुई हैं। कुछ खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने चोटियां जो है वो सर कर ली है पहाड़ों की, और कुछ खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने 6 दिन में लाहौर से कश्मीर तक का सफर बाइक पर तय किया है। और कुछ खवातीन ऐसी हैं जो अपनी ही बाइक को बाइक बनाने के बाद उसको बिल्कुल उन्होंने ऐसा लगता है जैसे पता नहीं जेट कोई तैयारा बना रही है, और बाइक के बाद उस पे बाइक पे राइड की, और राइड ही नहीं की है बल्कि बालाई इलाकों का सफर भी तय किया है। ऐसी हैं हमारी पाकिस्तानी खवातीन, और इनमें एक है ज़ैनब, जिनसे आपको मिलवाते हैं और मालूम करते हैं कि उन्होंने ये एडवेंचर किस तरह किया और उनका तजुर्बा कितना कामयाब रहा। जरा देखिए। मेरा नाम ज़नत इरफान है और मेरी उम्र है 21 ईयर्स ओल्ड। मैं फ़िलहाल लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में पढ़ रही हूँ, मार्केटिंग एंड फाइनेंस डबल मेजर्स। मैंने 20 साल की उम्र में अपना पूरे पाकिस्तान का टूर किया था ऑन माई मोटरसाइकिल, एंड मेरा पहला टूर था गिलगित बल्तिस्तान का पूरा जो सूबा है। वहाँ पर मैं काफ़ी जगह गई, जैसे स्कर्दू, जैसे हुंजा, खुंजरा पास, जो यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है लाहौर से। और मेरा मेन मकसद, जो टूर का मेन पर्पस था, वो मेरे जो फादर थे उनका एक सपना पूरा करना था। इसलिए मैंने अपनी मोटरसाइकिल एक सवारी चुनी और अब तक मैंने 7000 किलोमीटर पूरे पाकिस्तान में पूरा सफ़र किया है, जिसमें मैंने 100 से ज़्यादा शहर देखे हैं, बहुत डिफरेंट किस्म के लोगों को जाना है, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट किस्म के मज़ाहब देखे हैं। और अब तक जो मेरा पूरा सफ़र है वो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फादर की ड्रीम पूरा करना, और सेकेंडली पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को दिखाना पूरे इंटरनेशनल मीडिया में। पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान के मैं एक लड़की होने के लिहाज से अपनी मोटरसाइकिल पे पूरा पाकिस्तान सेफली देख सकती हूँ। जो कि मैंने नॉर्थ देख लिया, मैंने सारे शुमाली इलाके देख लिए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं साउथ देखूँ, पाकिस्तान के डिफरेंट किस्म के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है फॉर एग्जांपल, वो देखूँ अपनी बाइक पर। चोलिस्तान डेजर्ट देखूँ, मिठी जैसे शहर पे जाऊँ, छोटे छोटे इलाकों में जाऊँ, और साउथ को ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ, बिकॉज मुझे फील होता है कि साउथ की कहानियाँ कम हैं। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं अब
जो मेरा फ्यूचर टूर होगा वो ज़्यादा फोकस करेगा साउथ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए सबसे मेरा मेन एम इस वक्त ये है कि मैं दिखाना चाहती हूँ पूरे दुनिया को कि पाकिस्तान की औरतें बंद नहीं हैं। पाकिस्तान की औरतें अपने सपने पूरे कर सकती हैं, चाहे कोई भी सपना हो, किसी भी लड़की का, मोटरसाइकिल राइडिंग हो, चाहे वो कपड़े सीना चाहती है, चाहे वो पेंट करना चाहती है, लिखना चाहती है। मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि पाकिस्तानी लड़कियां ये कर सकती हैं। मेरा मेन मकसद और मेन एम इस वक्त ये है कि मैं हर लड़की को जो पाकिस्तान में रहती बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अपने सपनों को एक छोटे से बॉक्स में लॉक करके मत रखें। आप निकलें बाहर, पढ़ें, लिखें और अपने सपनों को पूरा करें। मुझे पसंद है कि मैं डिफरेंट किस्म की कल्चर्स को एक्सप्लोर करूं। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई कल्चर या ट्रेडिशन पसंद आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं उनको स्टडी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो कैसे रहते हैं, क्या उनकी ट्रेडिशंस हैं, क्या उनकी रिलीजन है, वो क्यों फॉलो करते हैं, उनकी सोच क्या है। यूजुअली साइकोलॉजी में ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट रहता है, यूजुअली इन साइकोलॉजी। तो मैं ज़्यादा रिसर्च करती हूँ ऑन डिफरेंट थिंग्स लाइक क्यों सर्टेन ह्यूमन बिहेवियर होता है इन डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चर्स। तो साइकोलॉजी में मुझे ज़्यादा शौक है रीडिंग का मोस्टली। इंटरनेशनल अगर बात करें तो नॉट रेस, लेकिन मैं इंटरनेशनल टूर ज़रूर करना चाहती हूँ जिसमें मैं चाहती हूँ कि मेरी बाइक के ऊपर पाकिस्तान का झंडा हो और मैं हर मुल्क में जाऊँ एक पाकिस्तानी लड़की होने के लिहाज से और दिखाऊँ कि मैं एक पाकिस्तानी लड़की हूँ, आपके मुल्क में आई हूँ अपने मोटरसाइकिल पे और मैं आपका मुल्क देखने आई हूँ एक पाकिस्तानी लिहाज से, एक पाकिस्तानी और एक मुस्लिम औरत होकर। मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल टूर्स करूँ एज अ पाकिस्तानी वुमेन टू पोर्ट्रे अ पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान। तो जी ज़ैनत की बातें सुनने के बाद तो बिल्कुल मैं और अनम गुम से हो गए थे। बाइक पे ये पूरे पाकिस्तान का चक्कर लगा सकती है। हम पूरी फैमिली के साथ जाते हुए डरते हैं कि यार पाकिस्तान टूर करना है तो कैसे जाएंगे। पाकिस्तान में इतना टैलेंट मौजूद है अनम। और अभी हमने ये बाइक राइडर से मिलवाया। आप समीना बेग को जानती होंगी, जो पाकिस्तान की पहली फीमेल जो है माउंटेनर है, जो माउंट एवरेस्ट पे गई। यही नहीं बल्कि वर्ल्ड के टॉप पे जाके, समिट्स पे जाके उन्होंने और उनके भाई ने ग्रीन फ्लैग लगाया और ये बड़े ऑनर की बात है। बिल्कुल, उनसे भी आपको आगे चल के शो में मिलवाएंगे। और ये है वो तमाम तर पाकिस्तान की खवातीन जो इमेज बिल्ड कर रहे हैं कि पाकिस्तान में खवातीन बाइक हो, चाहे स्कूबा डाइविंग हो, चाहे इस तरह चोटियों का सर करना हो, तमाम तर चीजें आसानी से कर सकती हैं। और उन्होंने बड़ा प्यारा मैसेज दिया कि अपने ख्वाबों को जो है वो आप किसी बॉक्स में रखकर लॉक ना लगा दें, बल्कि जो सोचते हैं वो कर भी दिखाएं। खैर आगे बढ़ते हैं और शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे खातून को पैमा सामिया मलिक से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और गुड मॉर्निंग आज हम बात कर रहे हैं उन खवातीन की जो हौसलामंद है, बाहिम्मत है और अपने ड्रीम्स को अचीव करती हैं। और एक ऐसी ही हमारी लड़की है प्यारी सी सामिया मलिक, जिन पे हम सबको फख्र है, जिन्होंने सख्त सर्दी के मौसम में खुर्दपीन पास पर हाइकिंग की। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आज की टीम ने सामिया मलिक से मुलाकात की और उनसे उनके तजुर्बे के बारे में मालूम किया और ये भी मालूम किया कि उन्हें ये मुहिम जोई का शौक कैसे हुआ। सामिया रफीक मलिक है। बचपन से मुझे काफ़ी ट्रैवलिंग का शौक था बिकॉज मैं अपने फादर के साथ रही हूँ और मैं कराची से हूँ। आफ्टर ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। आई यूज्ड टू बी अ पैराग्लाइडिंग पायलट एज इंटरमीडिएट पायलट एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग टू द माउंटेन्स। ये जो मेरा एक्सपेडिशन था इस साल, तो मैंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की काफ़ी सालों और इट वाज अ बिग ड्रीम। खुर्दपीन पास कराकोरम का सबसे हाईएस्ट पास है जिसकी हाइट है 5790 मीटर और इसको विंटर में कभी किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है। इसकी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो इसको समर में 2 बार क्रॉस किया गया है इस पास को, जो कि एक 86 में और सेकंड 2007 में जेफ हॉबिन ने इसको कुदरत अली के साथ क्रॉस किया था।
दिसंबर को खुर्दपिन के लिए निकले थे। उसके बाद हमारे साथ 5 लोग थे जो कि हमारे टीम का हिस्सा थे। तो हम लोग उसके बाद हम लोगों को उस 5100 मीटर पे 7 दिन लगे। तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई क्योंकि विंटर में इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा हार्श होता है और उस सर्दी को भी आपको फेस करना है, तो उस सिचुएशन को भी फेस करना है। और कुछ जगह ऐसी आई जहां हम लोग 1 बाय 1 क्रॉस करते थे और हम लोग देखते थे कि मतलब ये सराख हमारे क्रॉस करने के बाद वो गिर गया। It was not at all easy, not at all easy. I have learned a lot of things, learned a lot, and I'm not scared anymore. I want to go again. It's not a track, it's more like climbing. And शम्बी कैंप के बाद आप सिर्फ प्योरली क्लाइंब करते हैं। तो लोग बेसिकली इसको ट्रैक कहते हैं, जो मैं कहती हूँ कि ट्रैक क्यों कहते हैं, इट्स अ क्लाइंबिंग बेसिकली। और खुर्दपिन पास की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा रिस्क, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। इसे एक्सप्लोर किया, एग्जॉस्ट हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन हमने फिर वो क्रॉस कर लिया। उसके बाद हमने क्लाइंब किया टूवर्ड्स इटालियन कैंप और हम माशाल्लाह से इस इटालियन कैंप तक पहुँचे। फिर हम लोग लोअर कैंप तक पहुँचे। इंशाल्लाह जुलाई में मैं जा रही हूँ करुन को 2 जो कि फासू रेंज है और इसकी हाइट है 6106 मीटर। बेसिकली इस पीक की रेकी की गई है, इट्स क्लाइमेबल एंड आई विल ट्राई दिस समर इन जुलाई। अच्छा, अगस्त में मैं मुस्तगाता करने जा रही हूँ चाइना, तो और जिसकी हाइट है 7000 प्लस, और इंशाल्लाह इसके बाद मैं विंटर में खुर्दपिन पास दोबारा से अटेम्प्ट करूँगी। जो मेरी जो एक फीलिंग है ना पहाड़ों के साथ, लाइक दे आर कॉलिंग मी एंड दे कॉल मी, तो मेरा बड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन है कि मुझे वहाँ जाके लगता है कि मैंने जैसे खुदा को देख लिया है। मैं तो मेरी ऐसी फीलिंग है वहाँ जाके, तो वो चीज़ मुझे बार बार वहाँ पे बुलाती है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि माउंटेन्स पे जाके तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से लगता नहीं है कि तुम इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, जैसे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम हंस रही हो उसमें भी। तो मुझे लोग इस वजह से कहते हैं बिकॉज आई लव इट। मतलब मैंने बहुत खुर्दपिन में मैंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है, लेकिन मैंने उसको बहुत ज़्यादा ओवरकम किया कि डिफ़िकल्टी में भी आपको किस तरह से हंसना है। सामिया मलिक की अचीवमेंट्स आपने सुनी है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में भी वो मौजूद हैं और मुझे तो बहुत इश्ताक हो रहा है इस वक्त मैं जानूं कि किस तरह से ये उल्टे सीधे काम कर लेते हैं, पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं इतनी ठंडी ठंडी हवाओं में, बस्ता हवाओं में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसी हैं सामिया? अल्लाह का शुक्र। आपको देख के ना हम लोग सोच रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं करते, आप इतने खुर्दपिन कराक्रम चले गए। आप कैसे किया आपने? मतलब ठीक है, पैशन तो है, हमने आपका पैकेज में सुना, लेकिन इतनी हिम्मत? बिल्कुल, मैं इसको काफ़ी सालों से प्रैक्टिस करती आ रही हूँ और वाकई ये एक मतलब बहुत ज़्यादा एक बड़ी अचीवमेंट है और एक बहुत ज़्यादा एक ब्रेव अटेम्प्ट भी थी, जिसको मैं मतलब 3 साल से इसको मैं फोकस कर रही थी कि मैं इसको क्रॉस करूँ। तो इट वाज अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट। जहाँ तक हम लोग अपने कैपेसिटी से जा पाए हम लोग गए, एंड इट वाज माय 3rd विंटर एक्सपीडिशन। तो लास्ट विंटर एक्सपीडिशन वाज आल्सो टफ, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा पड़ी थी पिछले साल। इस बार इतना बर्फ़ नहीं था, लेकिन खुर्दपिन पास बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट है, जो कि समर में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो फिर जो डिफ़िकल्टी लेवल विंटर का है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो इट्स नॉट इम्पॉसिबल इन विंटर बट डिफिकल्ट नहीं, मुझे तो नामुमकिन नजर आ रहा था क्योंकि इतनी बर्फ और आप अकेले में देख रही थी कि चढ़े चले जा रही हैं। क्या उसमें मोटिवेशन थी जब आप ये सब कुछ कर रही थी कि मैंने बस ऊपर तक पहुंचना? वैसे भी मुझे पता है कि ये जो पास है यहाँ पर बड़ी डेथ्स भी हो चुकी हैं, बहुत खतरनाक ये पास है, तो किस तरह से क्या चीज मोटिवेट कर रही थी आप? बेसिकली वो इतना खूबसूरत है कि मैं अपने आप को, जब हम उसे दूर से भी देख रहे थे, जब हमें नज़र आना शुरू हो गया था, तो हम इट वाज लाइक कि हम लोग नीचे ग्लेशियर पे थे और हम रूट फाइंड कर रहे थे। हमने 2 दिन एक ग्लेशियर पे कैंप किया ना, तो हमें रूट नहीं मिल रहा था, तो मैं एक्सपीडिशन मेंबर कुदरत अली सेड के वी विल गो बैक एंड क्लाइंब सम अनक्लाइम्ड पीक। तो मैंने कहा नहीं, एक दिन और लगाते हैं वहाँ पे।
अच्छा। तो हमने खैर एक दिन और लगाया, काफ़ी एक्सप्लोर किया, काफ़ी एग्जॉस्ट हुए, लेकिन हमें एक रास्ता मिला जो कि बहुत डेंजरस था, जहाँ के मतलब ओवरहैंग सराख था, वो गिर रहा था। तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि हम इसे क्रॉस करें ताकि हम आगे ऊपर क्लाइंब करें इटालियन कैंप तक। तो हमने वो सक्सेसफुली उसको भी क्रॉस करा और काफ़ी डिफिकल्ट रहा ये मेरे लिए। अच्छा सामिया, आप कह रहे हैं कि क्लाइंब तो ज़ाहिर है आपने किया, डिफिकल्ट भी है। ये बताएं कि जो लोग इस तरह क्लाइंबिंग पे जाते हैं या जिन लोगों को ये शौक है, अब जैसे आप गई, ठीक है, वी आर प्राउड ऑफ यू, उस सफर में कितनी मुश्किलात होती हैं और क्या क्या आपको सामान लेके जाना पड़ता है अपने साथ, क्योंकि इट्स अ ह्यूज बजट ट्रिप, यू नो। तो किस तरीके से कौन सपोर्ट करता है? एनजीओ सपोर्ट करती हैं, फंडिंग होती है, कहाँ से सपोर्ट होती है? जो आप इनिशिएट करते हैं वो कहाँ से इनिशिएट करते हैं कि जी आई वांट टू डू समथिंग, और फिर किस तरह का इसका प्रोसेस है? अभी तक मैंने अपने जितने भी एक्सपेडिशन किए वो मैंने सेल्फ फाइनेंस्ड है, वो मैंने खुद ही किए हैं। और ये जो मेरा खुर्दपिन का विंटर एक्सपेडिशन था, ये कुदरत अली जो मेरे पार्टनर हैं उन्होंने और मैंने दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। तो बेसिकली इस किस्म के एक्सपेडिशन के लिए आपको इक्विपमेंट जो कि हाई एल्टीट्यूड इक्विपमेंट फॉर विंटर्स और हाई एल्टीट्यूड फूड जो कि लाइट फूड कहलाता है, ये सब कैरी करना पड़ता है। प्लस हमारे टीम्स में पोर्टर्स थे हमारे साथ, जो कि मतलब बहुत उनकी वजह से हम लोग काफ़ी मतलब जो जितनी डिफ़िकल्टीज़ को क्रॉस की, तो इट वाज अ लाइक टीम वर्क। इट वाज अ टीम वर्क। मैं कहूँगी कि अगर वो नहीं होते तो शायद हम लोग इतना उस एल्टीट्यूड तक जा भी नहीं पाते हैं। अच्छा, इससे पहले आपने अपने फादर के साथ भी ये किया है, राइट? नहीं, मैंने फादर के साथ नहीं, फादर के साथ मैं ट्रैवल करती रही हूँ पहले। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ट्रैवलिंग का मतलब आपको शौक था। तो कितनी सपोर्ट थी फैमिली की तरफ से ये सब कुछ करने में, क्योंकि वो भी जानते होंगे कि ये खतरनाक ट्रैक है, इसमें हमने अपनी बेटी को नहीं जाने देना। बिल्कुल। मेरी तो मदर कह रही है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट तुमने नहीं करनी है। मैंने कहा कि आप मुझे थोड़ा सा वो करें ताकि मैं इसको वाकई कर लूँ ना। तो फैमिली सपोर्ट रही है, क्योंकि मेरा भाई भी इनटू एडवेंचर है। ही लव्स टू एक्सप्लोर ऑन बाइक और उसने काफ़ी जगहों पे मतलब बाइकिंग के थ्रू एक्सप्लोर किया है। तो काफ़ी फैमिली की सपोर्ट रही है। लेकिन हाँ, जब मैं खुर्दपिन करने जाई थी, दे वर कंसर्न कि ये बहुत ख़तरनाक जगह है, बस अपना ख्याल रखना है। तो हम लोग वैसे भी, मेरा भाई और मैं सैटेलाइट फ़ोन के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते थे। तो ही वॉज लाइक रिलैक्स्ड। ऑल गुड। अच्छा ठीक है, खुर्दपिन कराक्रम की बात हो रही है, सफर बड़ा गंभीर था, बड़ी मुश्किलात हुई, फिर भी यू रीच देयर। व्हेन यू रीच देयर, व्हाट वाज द फीलिंग? मतलब नाउ आई एम हियर, क्या जज्बात थे उस टाइम पे? जब हम लोअर कैंप पे थे, हमारा सिर्फ एक दिन रहता था। एक दिन मतलब हमें सिर्फ 7 आवर्स रहते थे। हम लोगों का 600 मीटर रह गया है। तो 5100 मीटर पे हमें बिल्कुल सामने खुर्दपिन नज़र आ रहा था, लेकिन हम उसे क्रॉस नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ कर्वेस, और एक एक्सीडेंट भी हुआ हमारा वहाँ पे। तो इट वाज यू नो, आई हैव नो वर्ड्स कि मेरी क्या फीलिंग्स थी। और मैं उस वक्त ये थी कि जो मैंने इतनी डिफ़िकल्टीज़ को पीछे क्रॉस किया कि मैं वहाँ वापस उसको नहीं करूँगी, नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन आई हैड टू गो बैक बिकॉज मुझे सबको देखना था कि सब लोग सिक्योर हैं, कोई मेरी वजह से नहीं मरा। पिक्चर से भी नजर आ रही थी, जो आपके फेस पे स्माइल थी, वो अचीवमेंट नजर आ रही थी आपके चेहरे से। अच्छा सामने ये बताएं, कभी ऐसा टाइम आया बीच में जब आप प्लानिंग कर रही थी तो कि एकदम से आपका राब्ता जो है वो बेस कैंप से और फैमिली से बिल्कुल खत्म हो गया और ऐसे सिग्नल्स जो है वो बिल्कुल चले गए? हम शमशाल से जब हम निकले तो हम लोग ने जहाँ फर्स्ट कैंप किया वहीं से पहले दिन ही हमारा राब्ता खत्म हो जाता, तो हम सैटेलाइट फोन से राब्ता रखते थे। तो सैटेलाइट फोन तो सब जगह चलता है, तो वहाँ पे। अच्छा सामिया ठीक है, अब जाहिर सी बात है, हम मतलब आपको देखने के बाद ना एक पॉजिटिव वाइब आ रही है, एनर्जी आ रही है। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्लाइंबिंग करना चाहते हैं, जो कि पहुंचना चाहते हैं, कराक्रम तक जाना चाहते हैं, माउंट एवरेस्ट तक जाना चाहते हैं, आपकी तरह कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों को किस तरह से गाइड करेंगी आप? क्या उनके लिए एडवाइस है और क्या आप सिखाती भी हैं? खैर मैं ट्रेन तो नहीं करती, लेकिन जो मेरे साथ एक्सपर्ट्स हैं वो ज़रूर ट्रेनिंग देते आ रहे हैं और वो ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। उन्होंने मुझे भी ट्रेनिंग दी है। और मैं अभी अपना समर में एक एक्सपेडिशन मैंने अनाउंस किया ऑलरेडी, और उसमें अभी तक मुझे माशाल्लाह से 4 लोगों ने ज्वाइन किया। मैं कोई 10 क्लाइंबर्स को लेके जाना चाह रही हूँ, जो कि जिनका ऑलरेडी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, तो वी विल ट्रेन देम एंड देन वी विल क्लाइंब। अच्छा, समय ये फर्स्ट आपका अटेम्प्ट था और मतलब
हिस्ट्री में सर्दियों में ये पहला अटेम्प्ट था। जी। ये बताएं सर्दी कितनी ज्यादा थी, टेम्परेचर उस टाइम पे क्या था? टेम्परेचर -30 तक गया है। ये देखिए और हमने- -13, यहाँ एसी में बैठ के ठंड लगती है। सामिया Oh my यू आर ग्रेट, यू God, नो। इतने लो टेम्परेचर में मतलब परेशानी नहीं हुई, कभी सोच नहीं आती थी कि यार बर्फ ही बर्फ है, हम लोग यहाँ हैं, क्या करने जा रहे हैं, इस तरह के कभी ख्याल आते थे? नहीं, ठंड का जब ज़्यादा हमें फील हुआ, जब बहुत ज़्यादा हवा चलती थी, लाइक मैक्सिमम जो हमने विंड वो 60 किलोमीटर पर आवर के उससे फेस अच्छा। की, तो वो इतनी तेज विंड थी कि वो हमें बेसिकली धक्का देती थी, हमें तो पुश करती तैयारी थी। क्या थी आपकी इन सर्द हवाओं से बचने के लिए? सिर्फ कपड़े या कुछ खाने पीने के लिए भी ऐसी नहीं, चीजें आप लेके गई खाना थी? पीना भी, मतलब लाइक ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें थी हमारे पास, जिससे हमारी बॉडी गर्म रहे, प्लस डाउन जैकेट और मतलब लाइक उसका जो इक्विपमेंट है, जो उसके क्लोथिंग है, वो इस तरह की है कि उसमें हमें फिर इतनी सर्दी नहीं लग सही रही है। होती। अच्छा सामिया, जैसे अब आपने क्लाइम किया तो आपकी जो फ्रेंड्स वगैरह होती हैं, तो हम यूजुअली कहते हैं यार तुम भी जा रहे हो हम भी चले, वो नहीं कहती होंगी इस तरह तुम जा रही हो, नहीं। ओके बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, या ऐसा फिर- कुछ होता है? ऐसा भी होता है, लेकिन कुछ लोग हैं मेरे सर्कल में ऐसे जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं जाने के लिए और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हैं, तो उन्होंने मुझे समर में ज्वाइन करना है, उन्होंने काफ़ी बोला हुआ है कि हम क्लाइम करना चाहते हैं, तो दे विल क्लाइम विद मी इन समर। विंटर का मैं खुद ही नहीं लेके जाती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ किसी को हो जाए तो वो मेरी वजह से हो। हाँ एग्जैक्टली। सामिया कहाँ फंसा दिया तुमने यार। अच्छा, वैसे ऐसे दोस्त भी होते हैं जो बड़ा डिमोटिवेट करते हैं इन चीजों में कि यार आप ये क्या काम करने जा रही हो, मतलब ठीक है कुछ और ट्राई कर लो, ऐसे भी कोई दोस्त नहीं। मिले आपको? कुछ लोग ऐसे मिले कि भाई, लेकिन बट दे केयर अबाउट मी, दैट इज वाई कि वो मुझे मना करते हैं कि भाई नहीं जाओ, क्या जरूरत पड़ी हुई है तुम्हें वहाँ जाने की, लेकिन दे रियली केयर अबाउट। लोग अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, आप पहाड़ पे जा रही हैं सामिया, वहाँ का वीजा लेके वहाँ जाए। नहीं, यूजुअली मुझे कोई बोलता है ना कि तुम वहाँ जाओ यहाँ जाओ, मैं कहती हूँ नहीं, मुझे पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना है, इसको मुझे मतलब। अच्छा, वैसे ही अगर आप कभी स्टेयर्स भी चढ़ रहे होते हो ना तो बड़ा सांस फूल जाता है, और स्पेशली आपने हाथ में बैग्स उठाए हुए हो और शॉपिंग करके लेके आए हो तो वो उसके शॉपर्स उठाए हुए, तो वैसे ही नहीं चढ़ा जाता। और मैं देख रही थी आप जब चढ़ी थी साथ में बैग्स भी होते हैं, तो वो बैग्स काफी हैवी होते हैं, मतलब मुझे तो देखने में यही लगता है। किस तरह से ऐसे आप चढ़ जाती हैं कुछ पहन के ऊपर? बेसिकली मैं यहाँ पे भी कराची में अपनी ट्रेनिंग करती हूँ। मैं 2 घंटे सुबह भागती हूँ और मैं शाम में भी 2 घंटे भागती हूँ, और मेरी काफ़ी उससे मतलब अपने आप को इतना फिजिकली फिट रखने के लिए एक्सरसाइजेज हैं। और मैं फिर स्टेयर्स भी क्लाइम करती हूँ, तो मैं अपने आप को फुली प्रिपेयर करके जाती हूँ यहाँ सिर्फ यही पे। प्रैक्टिस है? यही मेरी प्रैक्टिस है। ठीक है। अच्छा सामिया, मतलब वी आर वेरी प्लीज टू मीट यू, हमें बहुत फख्र हो रहा है Thank कि you आप very जैसी लड़कियां जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करिए और अपना पैशन भी पूरा करिए। कोई टिप दे दीजिए ऐसे लोगों के लिए जो आपकी तरह कुछ करना चाहते हैं। अगर कोई मेरे तरह क्लाइम करना चाहता है तो वो कंसिस्टेंट रहे, अपने आप को फिजिकली फिट रखे, प्लस ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करे, बिकॉज जितना आप ट्रेन करें अपने आप कोई को। क्लब है इसका सिखाने के लिए ट्रेनिंग का? कोई पर्टिकुलरली कोई क्लब नहीं है, हम लोग एक्सपीडिशन रख रहे हैं, तो अच्छा, उससे पहले हमने expeditions उसी के साथ ट्रेनिंग रखी है। ठीक है, तो पीपल कैन कम एंड वहाँ। तो ये आपका एक्सपीडिशन कब से शुरू होगा? ये मेरा 1 जुलाई से 16 जुलाई तक है। हाँ। और मैं पासू पीक को क्लाइम करने जा रही हूँ। ठीक, चले वो विश यू बेस्ट ऑफ लक, आपके you आगे very जो भी प्लान्स हैं और जो आप पहाड़ की चोटी सर करना चाहती हैं, हम आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस देना और हो सकता है चाहेंगे। मैं और अनम भी छुट्टियां लेके लाहौर की बजाय नहीं, पहाड़ों की sorry, चोटियों पे चले जाए। बिल्कुल नहीं। मेरी तरफ से अभी से नो, मुझे तो स्टेयर्स चढ़ के ही मैं आदी हो जाती हूँ बिल्कुल, ये तो पहाड़ चढ़ी में क्या बात है। आई विल डू। ओके जी, हमारे साथ थी सामिया मलिक, और जिन लोगों को शौक है कि वो इसको करियर बनाए, आगे लेके चले, पैशन है, उनका एक्सपेडिशन है 1 जुलाई से, तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चले जनाब, बहुत सी बातें हमने की हैं और आज आगे भी चल के आपको कुछ ऐसी खवातीन से मिलाएंगे, लेकिन आज की तारीख का भी जिक्र कर लेते हैं। आज के दिन यानी 23 जनवरी को 1948 में भारत की तहरीक आजादी के रहनुमा महात्मा गांधी को कत्ल किया गया था। सैड। मोहनदास करमचंद गांधी को नई दिल्ली के बिरला हाउस में कत्ल किया गया, जो आजकल गांधी समाधि के नाम से मशहूर है। गांधी को एक इंतहा पसंद हिंदू और महासभा के रुकन नथुराम गोडसे ने फायरिंग करके कत्ल किया। महात्मा गांधी बिरला हाउस में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत के लिए मौजूद थे कि नथुराम ने इंतहाई करीब से उनके सीने में 3 गोलियां फायर की। गांधी मौके पर ही हलाक हो गए। नथुराम को गिरफ्तार कर लिया गया, बाद में उसे सजाए मौत भी दे दी गई। तो जनाब, शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे।
पहली स्कूबा डाइवर सायरा शेख से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर आपको एक ताजा खबर से आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट ने मॉडल अयान अली के खिलाफ वजारत दाखिला की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जबकि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अयान अली का नाम ECL से निकालने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। जी हाँ, आपको इस आम खबर से आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने मॉडल अयान अली के खिलाफ वजारत दाखिला की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है, जबकि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अयान अली का नाम ECL से निकालने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला अब तक बरकरार रखना है। और देखना यह है कि अयान अली के जो वकील है उनका क्या मौकफ अब इस खबर पे सामने आएगा। चले जनाब, अयान अली के केस में क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो आपको आगे वक्त में बताते चलेंगे, और जो भी अपडेट्स इस हवाले से आएंगी वो आने वाले बुलेटिन में आपको बताएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी एडवेंचरस खवातीन की जिन्होंने पहाड़ों की चोटियों को सर करने वाली खवातीन का तो हमने जिक्र किया है, दूसरी जानिब समंदर की गहराइयों तक पहुंचने वाली खवातीन भी पाकिस्तान की पहचान है। जी हाँ, अगर आप कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं तो स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं, और मिलवाते हैं आपको पाकिस्तान में स्कूबा डाइविंग करने वाली और सिखाने वाला एक बड़ा नाम सायरा शेख से, और देखते हैं कि वो किस तरीके से ये सिखाती हैं और किस तरीके से खुद भी ये स्कूबा डाइविंग कर रही है। बचपन से मतलब ऐसा स्विमिंग का शौक नहीं था, लेकिन मुझे पानी का शौक था। पानी में आप जाके बहुत बिल्कुल आपको पानी में आप जा कोई भी हैवी चीज भी डाल दो ना, बिल्कुल लाइट हो जाती है। पानी में जाके आप बिल्कुल अपना रिलैक्स फील करते हैं। बहुत सारी टाइप की मेडिटेशन होती है, एक वाटर मेडिटेशन भी होती है, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होती। आप पानी में जाके बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हो, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो। आपको महसूस होता है पानी एक अलग दुनिया है आपके लिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दुनिया है। जब हम लोग पानी में जाते थे ऑक्सीजन वगैरह, तो पेरेंट्स मना करते थे, फादर मना करते थे कि आगे नहीं जाओ। मैं सबसे फादर के साथ साथ होती थी। जेंट्स आगे होते हैं, फीमेल्स को कॉर्नर पे छोड़ दिया जाता है। मैं फादर के साथ साथ आगे रहती थी और अक्सर उनसे भी आगे निकल जाती हूँ। मैंने वहाँ से प्रॉपर स्विमिंग सीखी, तो उसके बाद मुझे लगा कि कुछ और भी करना चाहिए। तो उसके अलावा फिर मैंने KWS कॉल किया। इनाम के साथ मैं ऑलरेडी जा चुकी थी, तो इन्होंने मुझे ट्रेन किया काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी बताया। कई दफ़ा ऐसा होता है हम लोग को रॉक्स से, क्योंकि हम लोग पर्सन्स को हैंडल कर रहे होते हैं, उनको बचाने की वजह से हमें रॉक्स से चोट भी लग जाती है, ऐसा कुछ भी होता है। तो पानी कुदरती ऐसा होता है, अल्लाह ताला ने उसी पानी में एंटीबायोटिक्स रखे हुए हैं कि वो आपको हील कर देता है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं पानी के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल अलग दुनिया है। अब वहाँ पे जाएंगे, फिशेस आप देखेंगे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड है। उसके अलावा आप देखेंगे सैंड आपको डिफरेंट कलर्स में मिलेगी, फिशेस आपको मिलेंगी। आप थोड़ा सा उसमें फूड डालें, इतनी फिशेस आपके पास से जाएंगी कि आप लगेगा पता नहीं क्या हो गया। अगर लोगों के हजूम में आप इतना जाए आपका सांस रुक जाएगा, लेकिन फिशेस आपके पास से गुजरेंगी, आपको बहुत बहुत अच्छा फील होगा। जब पहली दफ़ा मैंने किया था तो मुझे डर कोई नहीं लगा, मुझे बिल्कुल डर नहीं था। मुझे सिर्फ एक क्यूरियोसिटी थी, ये होता कैसे, ये करते कैसे, ये कैसे होगा, कैसे आप इतना अंदर जाओगे, कैसे आप इतना सब करोगे, अंदर है क्या, लोग इतना पागल क्यों अंदर। ठीक है, मुझे पता था, लेकिन इतना नहीं पता था जितना पानी के अंदर जाते जाते पता चलना शुरू हो गया। नॉर्मली ख़ानदान में लड़कियां नहीं करती, या ऐसा नहीं होता फैमिलीज़ में, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी इस चीज़ में नहीं रोका। जब आप जाते हैं ना नॉर्मली, एक चढ़ना आइलैंड पे बैक साइड पे केव है। मैं जब वहाँ पे फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई थी कि पानी के अंदर भी इतनी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग चाह के भी उनको डिस्कवर नहीं कर सकते। बहुत बहुत प्यारी जगह है वो। मैंने वहाँ की देखा, जब मैंने वहाँ पे, वो मुझे इतनी अच्छी जगह लगी, लफ्ज़ भी बयान नहीं कर सकते। आपके पास वर्ड्स नहीं है कि उस जगह की खूबसूरती को बयान करने के लिए, आपको बताने के लिए कि मेरे पास ये चीज़ है या वो चीज़ है, आप नहीं बता सकते। वर्ड्स में आप पानी की दुनिया को नहीं बता सकते। सबसे ज़्यादा लोग पैनिक जो हो जाते हैं वो आप उनको जब मूव्स बताते हैं कि आप पानी में, कुछ लोग एकदम से पानी में आप उनको लेकर जाएं,
तो वो उनकी सांस उखड़ने लगती है जबकि उनको सिलेंडर लगे हुए होते हैं। तो उनको फील होता है कि पता नहीं क्या होगी, एकदम से घबरा जाता है, पैनिक कर जाते हैं। हम उनको पहले से समझाते हैं कि वो रिलैक्स रहे, हम उनको लेकर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक चीज़ हो जाती है, कुछ लोग पैनिक कर जाते हैं, फिर उनको हम वापस ऊपर लेके आते हैं, फिर आराम से दोबारा समझा के नीचे लेके जाए। 15 से 20 मिनट आपकी बॉडी ना नीचे जो पानी का टेम्परेचर होता है ना वो बहुत डिफरेंट होता है। मेरा पाँव फ्रैक्चर है, मेरे पाँव में रॉड भी है और ब्लेड भी है। ये इस चीज़ को मैंने कभी अपनी वीकनेस नहीं बनने दी। ये नॉर्मल चलते हुए या आगे बीच में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत इस प्रॉब्लम में ख्याल किया। उन्होंने मेरी कभी किसी भी चीज़ को मेरी वीकनेस नहीं बनने दिया। उन्होंने मुझे हमेशा बताया कि अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। सायरा शेख की आपने बातें सुनी, स्कूबा डाइविंग करती हैं और बड़ी ज़बरदस्त ये बात करी थी कि कभी भी अपनी जो कमज़ोरी है उसको वीकनेस ना समझे, बल्कि उसी को जो है वो आप अपनी ताकत बनाए। आपको पता है मैंने भी एक दफ़ा स्कूबा डाइविंग की, अच्छा। नाकाम कोशिश की थी। बिल्कुल जी हाँ, कोशिश नाकाम थी। हाँ, कोशिश थी। इसमें पता है मेन चीज़ क्या होती है, सबसे ज़्यादा वो जो कह रही थी ना, कुछ लोग पैनिक कर जाते हैं। एक तो मैं पैनिक कर रही थी और दूसरा जो ये इसका जो पूरा एक कॉस्ट्यूम होता है ना, अगर वो आपको प्रॉपर पहनना आ गया ना और आपको समझ आ गई कि इसको पहन के कैसे कैरी करना है, तो मेरे ख्याल में स्विम करना इतना मुश्किल नहीं है। समटाइम्स जैसे होता है वो जो सिलेंडर्स लगाए हुए होते हैं साथ साथ उसमें, क्योंकि डेफिनेटली जो ओरिजिनल या नेचुरल ऑक्सीजन है वो तो नहीं होती, तो डेफिनेटली उससे भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होना उससे पता है क्या, जैसे ही आपने कॉस्ट्यूम पहनना शुरू किया होता है ना कि आपको पता होता है यू आर गोइंग नाउ, तो फिर क्या होता है वो एक अंदर से भी पैनिक हो रही होती है, साइकोलॉजिकली भी पैनिक हो रही होती है, और फिर आप अपना जो कॉस्ट्यूम है वो कैरी नहीं करते। तो कॉस्ट्यूम कैरी कर लेंगे तो आप स्कूबा डाइविंग बहुत परफेक्टली कर सकते हैं। ये एक नाकाम ट्राई करने वाले की टिप है, कामयाब टिप जी। लेकिन जब पानी में आप कभी जाते हो, कभी आपने नोट किया आप समंदर के आसपास हो, आपने थोड़ी बहुत पानी के अंदर एक्टिविटी की हो, तो भूख लगना शुरू हो जाती है हल्की फुल्की। आपको तो खैर हर जगह ही भूख लगना शुरू हो जाती है। तो जनाब खाने पीने की बात करते हैं, कुछ और झटपट खाना बनाना है वो भी मजेदार। और आज क्या बन रहा है सबा, एनी आइडिया? आज पोटैटो चिप्स कल ऑमलेट बन रहा है जनाब। चले थोड़ा आधा अंदाजा ठीक था, आधा अंदाजा ठीक है, आपका डिपार्टमेंट है। यस कितना मजेदार सा ये ऑमलेट था। फर्क सिर्फ इतना था कि मैं इसमें सॉसेजेस डालती हूँ, इन्होंने मशरूम्स डाले थे। और ये मेरी अम्मी भी बड़ा मजे का बना लेती है, और मशरूम्स हम लोग दोनों ही ऐड कर देंगे। क्या बात है जी, कितनी आसान और कितनी इजी कम हम रेसिपीज जो है वो अपने व्यूवर्स को दिखा रहे हैं, उनसे शेयर करें। खैर गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारों से।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आप। और जनाब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान के चमकते सितारे शोभी, जो कि बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और हारमोनियम भी जो है वो बहुत अच्छा बजाते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसे हैं शोभी, आप ठीक ठाक? फर्स्ट क्लास। आप शोभी, हारमोनियम भी आप बजा लेते हैं और सॉन्ग भी आप सिंगर भी हैं, तो ये दो टैलेंट होते हैं क्योंकि हारमोनियम बजाना भी एक बड़ा डिफिकल्ट काम है। जी। तो कब से कर रहे हैं और पहले सिंगिंग शुरू की थी उसके बाद हारमोनियम बजाना शुरू किया या किस तरीके से? मुझे तकरीबन आई थिंक 4 साल हो चुके हैं इस चीज़ को सीखे हुए। हाँ। और ये दोनों चीज़ें साथ ही होती हैं। अच्छा। क्योंकि जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारी आवाज़ को बनाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है हमें। इसे रियाज कहते हैं। रियाज करने के लिए हारमोनियम की जरूरत होती है। ये क्लासिकल टच होता है। सही। तो अभी क्या सुना रहे हैं? अभी मैं सुनाऊंगा आपको गुलाम अली खान साहब की अपनी तस्वीर। अरे वाह, बिल्कुल सुनाइए। बहुत खूबसूरत सी है ये। चलें जनाब, सुनते हैं आपसे। अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, मेरी रुसवाई में वो भी है बराबर के शरीक, मेरे किस्से मेरे यारों को सुनाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है। बहुत खूबसूरती के साथ आपने इसको निभाया है। बहुत खूबसूरत सी गजल थी। ये बताया किसी बैंड के साथ भी मुंसलिक है? जी, मेरा बैंड है जरगून बैंड के नाम से है। अच्छा, तो उसमें आप हारमोनियम के साथ गाते भी हैं? हारमोनियम भी है और साथ में मेरे ड्रमर भी हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो शोभी कहाँ आपने अभी परफॉर्म किया है? किसी कंपटीशन में कभी हिस्सा लिया है? कंपटीशन वगैरह में मैंने कभी हिस्सा नहीं लिया। वैसे हम शोज वगैरह मैंने काफी किए हैं। अच्छा, शोज वगैरह काफी किए। तो कैसा रिस्पांस आता है? क्लासिकली गाते हैं या फिर पॉप में भी कभी गाते हैं? रॉक भी करता हूँ, सूफी रॉक भी कर लेता हूँ। अच्छा, सही। अच्छा, एक सॉन्ग है जाने बहारा। जी, वो आपको आता है? जी बिल्कुल। कैन यू प्ले इट? चलिए जनाब, जाने बहारा सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी ये गजल है। जाने बहारा रश के चमन गुंचा दहन सी बदन है, जाने मन जाने बहारा जन्नत की हूरे तुझ पे फिदा, जन्नत की हूरे तुझ पे फिदा, रफ्तार जैसे मौजे सबा, रंगीन दातों बाशिकन है, जाने मन जाने बहारा रश के चमन गुंचा दहन सी बदन है, जाने मन जाने बहारा। जबरदस्त। और इस सॉन्ग
सॉन्ग में मेरा नाम आया तो मुझे तो और ज्यादा खुशी हुई है। मौजे सबा, मौजे सबा क्या नाम रखा है अम्मी अब्बू आपने मेरा। सबाउल खैर, मौजे सबा, सबा के दीवाने, इस तरह की सारी बातें आ रही होती ना। खैर अच्छा तो ये बताइए शोभी के वैसे भी जो हारमोनियम लोग प्ले करते हैं उनकी एक अलग सी दुनिया है और अलग सी लिसनरशिप है। आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म किया और कैसा रिस्पॉन्स आया? मैंने काफ़ी कुछ शोज थे पोर्ट ब्रांड वगैरह में और अरीना पे, कारसाज वगैरह में भी किए हैं और अच्छा रिस्पांस आया है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। और काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया, काफ़ी फैन फॉलोइंग भी हुई है उससे आगे जाके। जबरदस्त। अच्छा फैन फॉलोइंग भी हुई है, तो ये बताएं कि आपके फैंस जो हैं जब आप गाते हैं, जाहिर सी बात है, तो डेफिनेटली जो आपका फैन होता है ना वो आपको ज़रूर फीडबैक देता है कि आप इससे मिलते हैं, इस तरह गाते हैं या आप उसकी तरह लगते हैं। तो आपको क्या कॉम्प्लीमेंट आता है फैंस की जानिब से कि आप किसकी तरह गा रहे हैं? मुझे तो आज तक बस उन्होंने इतना कोई खास नहीं बोला, अभी इतना जज नहीं किया है ना? किया है, लेकिन मैं घर वाले क्या कहते हैं कि यार तुम उसकी तरह गा रहे हो? घर वाले क्या कहते हैं? हाँ। चलें जी, घर वाले क्या कहते हैं, दोस्त क्या कहते हैं, सब अपनी जगह। हम कहते हैं आप बहुत अच्छा गा रहे हैं और जबरदस्ती बात है, इसी चीज को आगे लेकर चलिए। और हम चाहेंगे जाने से पहले एक छोटा सा गाना और आप सुना देना। कौन सी गजल सुनाएंगे? मैं सुनाऊंगा हुसैन बख्श गुल्लू की सोनी है जे तेरे नाल। ओ पंजाबी तड़का लगने लगा है जनाब शो पे। लेट्स स्टार्ट। सोनी जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, निरब करे मैं मर जावा, हो निरब करे मैं मर जावा। सोनी जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, निरब करे मैं मर जावा, हो निरब करे मैं मर जावा। लबनी नहीं तेरे जई चीज जहान ते, सो तेरी कहना हथ रख के कुरान ते, कदी भी जे तेरे कोलों पल्ला मैं छुड़ावा, निरब करे मैं मर जावा, हो निरब करे मैं मर जावा, हो नी अल्लाह करे मैं मर जावा। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा गाते हैं शोभी Thank आप। you. थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे शो पे आए और वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही पाकिस्तान को चमकाते रहें, पाकिस्तान के लिए गाते रहें। थैंक यू सो Thank you मच। very much. और इसी तरह का टैलेंट अगर आप में भी मौजूद है और आप भी सीट पर आना चाहते हैं तो जरूर अपनी कहानी हमें बताएं। और आज हम बात कर रहे थे शो में खवातीन की जो कि बड़ी एडवेंचरस है। तो एक छोटा सा एडवेंचर सभा मैंने भी किया था, जिसकी मैं वीडियो क्लिप आपको जरूर दिखाना चाहूंगी। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो वीडियो क्लिप देखने के लिए। और ये चीज पहले ही आपको बता दूं कि जो उसमें चीखे मारी वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिकॉज मैं ऐसे एडवेंचर्स बहुत एंजॉय और ये मुझे बता रही थी कि इन्होंने जिन लड़कियों को अपने साथ बिठाया था वो इन्हें क्या कह रही थी, मैं ऑन एयर तो नहीं बताऊंगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।